चैप्टर नंबर 10 रूल नंबर 33 हाविंग का है, यानी किसी स्ट्रोक को हाफ करना। पहले जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है कि एक जनरल लेंथ जो होती है उसको हम आधा भी करते हैं, उसको हम डबल भी करते हैं। आधे करने के कानून को हाविंग बोलते हैं और डबल करने को डबलिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हाविंग का कानून है। किसी स्ट्रोक को हाफ करके हम टी या डी की जो साउंड लेते हैं उसका तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले उसने लिखा है कि स्ट्रोक्स आर हाफ टू इंडिकेट ए फॉलोइंग टी और डी। कहता है कि स्ट्रोक्स को आधा किया जाता है टी और डी के लिए। तो यानी हम किसी भी स्ट्रोक को हाफ करते हैं या उसके बाद टी की साउंड लेते हैं या हम उसके बाद डी की साउंड लेते हैं। तो अब एक तो होती है हमारी स्ट्रोक्स कुछ लाइट आती हैं। लाइट स्ट्रोक्स का कानून और होता है, हैवी स्ट्रोक का कानून हाफ करने का डिफरेंट है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लाइट स्ट्रोक्स को पढ़ रहे हैं। लाइट स्ट्रोक को जब भी हम हाफ करते हैं हम उसके बाद टी की भी साउंड लेते हैं, उसके बाद हम डी की भी साउंड लेते हैं। तो जैसा कि पहला लफ्ज आपका लिखा हुआ है नोट। नोट नोट को हमने एन एक हमारी लाइट स्ट्रोक थी इसको हमने हाफ किया तो टी की आवाज ली। इसी तरह नोट लफ्ज आया तो एन को हाफ किया ऑन दी लाइन है। तो आप ये भी क्लियर चीज है कि लेंथ जो उसकी होगी वो आधी होगी। ये ना उतनी लेंथ में लिख के आप टी की आवाज लेंगे तो ये गैर मुनासिब होगा। तो इसलिए एन की स्ट्रोक ऑन द लाइन हाफ की इसलिए क्योंकि वावल इसके साथ सेकंड प्लेस लॉन्ग ओ वावल है, इसलिए एन के बाद ओ की आवाज ली तो नो आधा करने से टी की साउंड आई। तो यही लफ्ज आपका नोट बना। इसी तरह ही आंट, एन की स्ट्रोक को हाफ किया। आ वाला वावल था, लॉन्ग ऑफ फर्स्ट प्लेस का, बाब द लाइन लिखा है स्ट्रोक को। तो और फाइनल आखिर में आवाज ली टी की तो ये बना आंट। इसी तरह ही एक्ट, कॉट, कॉ वाला वावल फर्स्ट प्लेस का था, टी की आवाज ली कॉट। कोट, कट, मेट, मीट, ऑन द लाइन स्ट्रोक को लिखा, वावल इसके साथ थर्ड प्लेस का है। तो अक्सर आप बताएंगे बेटा इसके ऊपर ये एम की स्ट्रोक जो हाफ की हमने ऑन द लाइन क्यों किया जबकि वावल तो थर्ड प्लेस का लगा हुआ है इसके साथ। सर जी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपने बताया था, अगर अकेला आ जाता है तो वो ऑन द लाइन ही लिखा जाता है। हम्म। लेकिन अगर इसके साथ कोई अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, तो फिर हम इसको अंडर द लाइन लिखेंगे। और अगर इसके साथ आ जाता है कोई, हम जो सर अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ अगर आया ना, मतलब अपवर्ड स्ट्रोक आया है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अंडर द लाइन लिखेंगे और जो अपवर्ड स्ट्रोक है उसको लाइन के मतलब के थ्रू द लाइन कर देंगे। बेटा ठीक है आपका ऊपर जवाब। चला ना मैं जाएगा। थोड़ा सा इजाफा कर दूं जरा आपको और भी थोड़ा सा इसके अंदर। वो आपकी स्ट्रोक की लेंथ थी, पूरी लेंथ की बात हो रही थी तब। यानी जब हमारी लेंथ जी। फुल होगी तब ये कानून था हमारा कि हमारी अगली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आती हैं, यानी जो 5 स्ट्रोक्स आती हैं जिनमें 2 स्ट्रेट होती हैं और 3 कर्व्स होती हैं। तो ये अगर थर्ड प्लेस वावल के साथ भी अकेली आ जाए तो हम इसको भी ऑन द लाइन लिखते हैं। लेकिन अभी जो कानून अप्लाई हो रहा है मीट के अंदर ये हाविंग का कानून है। तो हाफ लेंथ स्ट्रोक जब भी केली आती है तो हम इसको ऑन द लाइन लिखते हैं, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो किसी भी एंगल में आ जाती है। तो हाफ लेंथ स्ट्रोक जो हमारी होती है हम उसको ऑन द लाइन लिखते हैं, चाहे उसके साथ वावल सेकंड प्लेस का है चाहे वावल आपका थर्ड प्लेस का है, तो वो हमेशा ऑन द लाइन ही लिखी जाएंगी। तो जैसा कि मीट को हमने लिखा तो एम आधे की वजह से लिखा है। वैसे भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक वावल थर्ड प्लेस आता है तो हम उसको भी ऑन द लाइन ही लिखते हैं। इसी तरह लफज आपका फैट आ गया तो एफ की स्ट्रोक को आधा किया, ए वाला वावल शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस का था, टी की आवाज ली तो बना फैट। इस तरह फाइट, थॉट, आर्ट, वेट, येट, लॉट, एल के बाद टी की साउंड ली, एल फर्स्ट प्लेस पे डाला क्यों वावल शॉर्ट हो था फर्स्ट प्लेस का। इसी तरह लाइट, आई वाला डिप्थोंग जो है ये फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, इसलिए एल की स्ट्रोक अबव द लाइन हाफ किया टी के लिए। इसी तरह स्लाइट, लेट, लेट, स्टॉप्ड। अब पी एक चूंकि लाइट स्ट्रोक है इससे हमने डी की भी आवाज ले रहे हैं, ये मान रहा स्टॉप्ड। एस्क्ड, के के बाद डी की साउंड ले रहे हैं, के भी एक लाइट स्ट्रोक। इस तरह टॉक्ड। दूसरी बात ये भी ज़हन नशीन करनी है कि स्ट्रोक उसको हाफ करना हमने
जिसके बाद टी या डी की आवाज आएगी। ऐसा नहीं है कि पहली स्ट्रोक को जल्दी से हम हाफ कर दें, तो देखना पड़ेगा कि वो डी की या टी की जो साउंड आ रही है वो किस कॉन्सोनेंट के साथ आ रही है। अब हम देखें, जब गौर करेंगे टॉक्ड, तो पता चलता है कि के बाद डी की साउंड आई है, तो जब के हमारी दूसरा कॉन्सोनेंट है, दूसरी स्ट्रोक है, इसलिए टी को तो पूरा ही लिखा अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस वावल की वजह से। के को अब आधा किया हमने, के बाद चूंकि डी की आवाज लेनी है तो ये बन जाएगा टॉक्ड। इस तरह कैप्ट, कैप्ट के अंदर पी के बाद टी की साउंड आई है, तो लिहाजा के पूरा ऑन दी लाइन लिखा, पी को आधा कर दिया टी के लिए। इस तरह रीच्ड, तो चे के बाद डी की आवाज है, तो चे दूसरी स्ट्रोक को आधा कर दिया, रीच्ड। इस तरह शिप्ड, मार्क्ड, लेफ्ट, चेक्ड। तो ये था आपका एक लाइट स्ट्रोक को आधा करने का कानून, कि हम एक लाइट स्ट्रोक को किस तरह अदा करते हैं, कौन सी आवाज लेने के लिए। आगे नोट उसने दिया नाइट के अंदर, एन के बाद उसने आई वाला डिप्थोंग ज्वाइन ही कर दिया है, तो आवाज टी की जो है इस आई वाले डिप्थोंग के बाद में लेंगे, तो ये बनेगा नाइट। आगे वो क्या कह रहा है, दी एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। कहते हैं चूंकि एस सर्कल जो होता है हमेशा हम आखिर में पढ़ते हैं, अगर आखिर में लगाएं तो इसलिए जो है आधी जो लेंथ होगी, यानी हाफ करने से जो टी की आवाज होगी वो हमने उस सर्कल से पहले ले लेनी है, क्योंकि लास्ट में अगर सर्कल लगाएंगे तो लास्ट में आवाज भी जो होगी वो भी एस की होगी, टी की उससे पहले आएगी। जैसे कि नोट्स के अंदर एन को आधा किया, ओ वाला वावल था, एन ओ नोट, टी की अभी साउंड ले लिया हमने नोट, अब एस को पढ़ेंगे तो नोट्स। एक्स, के को आधा किया, टी की आवाज लेने के बाद आखिर में एस की आवाज ली, तो एक्स, थॉट्स, लॉट्स, वेट्स एंड नाइट्स, एन आई नाइट, टी की आवाज लेने के बाद एस मिलाया तो बना नाइट्स। आगे 20 का हिस्सा जो आ रहा है इसके अंदर लिखा है, इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल a heavy stroke is generally half to indicate a following D but not a following T। तो इसके अंदर उसने ये चीज लिखी है कि जब हम किसी हैवी स्ट्रोक को हाफ करेंगे तो वो सिर्फ डी की साउंड देगी, टी की नहीं देगी। जैसा कि ये लफ्ज बैड है, बी एक हैवी स्ट्रोक है, इसको हमने आधा किया तो आवाज कौन सी देगी, डी की। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, बी है बै, आगे डी की साउंड ली बैड, आगे आ गया बेड ऑन दी लाइन लिख दिया क्योंकि वावल सेकंड प्लेस का था। डाइड, डी चूंकि हैवी स्ट्रोक है, डी आई डाई, तो इसने अभी डी की साउंड देनी है, तो ये बन जाएगा डाइड। आगे डेड, गॉड, गे भी एक हैवी स्ट्रोक है, इसने भी डी की साउंड देनी है, गे और गो, आगे डी की साउंड मिली तो गॉड। गुड, अब देखें ना गे की स्ट्रोक, इसको भी हमने ऑन द लाइन लिखा है, वावल थर्ड प्लेस का है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल है, दूसरे नंबर पे ये हाफ है, दोनों तरह से ये इसको ऑन द लाइन लिखा जा सकता है। उसके बाद लव्ड, बी हैवी स्ट्रोक है, आवाज दे रही है डी की। चार्ज्ड, जे हैवी स्ट्रोक है, आवाज दे रही है डी की, चार्ज्ड। इस तरह आ गया लिव्ड, एल पूरा थ्रू दी लाइन लिखा, वी को हाफ किया डी की साउंड के लिए, क्योंकि हाफ स्ट्रोक सिर्फ डी की साउंड देती है। इसके बाद आता है चेंज्ड, चे ए एन चेन, जे को आधा किया डी की साउंड के लिए, बन गया चेंज्ड। आगे आ जाती है शॉर्ट फॉर्म्स आपकी। क्वाइट के आधा बाद दी लाइन लिखेंगे तो क्वाइट की शॉर्ट फॉर्म होगी, और इसी तरह और भी कुछ अल्फाज बन जाएंगे। इसके एक्ट की स्ट्रोक हम वो भी इसी तरह डालते हैं, एक्ट जब आएगा। काट को लिखेंगे तो काट के लिए भी के आधा करेंगे बावल, अगर वावल नहीं लगाते तो और भी कुछ अल्फाज बन जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ क्वाइट की शॉर्ट फॉर्म है अगर बगैर वावल के लिखते हैं। आगे कुड अगर ऑन दी लाइन लिखते हैं तो दैट, दी की स्ट्रोक आधी करनी है, बव दी लाइन तो बनेगा दैट। ऑन दी लाइन करेंगे तो विदाउट, एस सर्कल एंड हाफ सेंट होगा, बव दी लाइन लिखेंगे। इश्क की स्ट्रोक हाफ ऑन दी लाइन करेंगे तो क्या बनेगा, विश्ड। इसके साथ एक्सरसाइज नंबर आपकी आ रही है 42, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जरा आप देखिएगा। नंबर 1, व्हेन आई लेफ्ट न्यूयॉर्क आई आस्क्ड टू हैव माई मेल sent on to me at Winnipeg, full stop. Although I shall be in Winnipeg on Wednesday, the 16th,
I may go on to Regina late that night, full stop. Number 2. In any case, comma, I should be in Regina on the 17th, comma, and I think it would be best to dispatch my mail to that city, comma, as it might not reach Winnipeg in time, full stop. Number 3, the York store could not give him a check as you wished, full stop. They said the best them could do would be to pay in 2 months' time, full stop. Number 4, I could do nothing with them at this time, full stop. The firm is moving its store to Baxter Avenue, comma, and for that reason, I could not sell them anything, full stop. They will let me know as soon as the new store is ready, full stop. Exercise number 43. We are sorry to know that the goods we charged on our invoice of 10th August have not yet reached you, full stop. We shipped them in 2 cases the same day. The bill was sent to you, comma, and we marked and shipped the cases in the usual way, full stop. As far as we know, comma, the cases should reach you as soon as this note, comma, that is, comma, today or tomorrow, full stop.